नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका सीधू ने सच में स्वागत है। और आज जो बात हम करने जा रहे हैं, देश की जनता क्या सोच रही है, क्या अनुभव कर रही है और किस निराशा की गर्ता में डूबी हुई है कि उसकी आवाज शासक उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, विपक्ष की आवाज को तवज्जो नहीं दे रहे हैं और माहौल ऐसा बन गया है कि अब चुनाव हो या न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चुनाव आयोग के मार्फत, एसआईआर के मार्फत चुनाव भी अब हाईजैक होने लगे हैं। राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले एसआईआर करा के लाखों की तादाद में मतदाताओं के नाम कटवा के, मान लीजिए कि वो अनुचित मतदाता हैं, विदेशी मतदाता हैं, घुसपैठिए हैं, तो उनको तो निकाला जाना चाहिए मतदाता सूची में से। मगर जो इस देश के निवासी हैं, इस देश के नागरिक हैं, उनको भी मतदान के उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। और ये चुनाव के वक्त पर ही होता है। आजकल असम में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहे हैं। और पिछले अनुभव बिहार के हमारे सामने हैं, हरियाणा के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं। तो ऐसे समय में जनता निराशा अनुभव कर रही है। तो इसलिए हमने आज अजय शुक्ला जी से अनुरोध किया था कि इस पर कुछ बहस होना चाहिए, राष्ट्रव्यापी बहस होना चाहिए। भले ही सत्ता में बैठे लोग उस बहस को अपना कान न देवें, उस बहस को अनसुना भी कर देवें, और विरोध प्रदर्शन यदि होता है, जनता की ओर से आंदोलन होता है, तो उनको जेल में ठूस दिया जाता है। ऐसे समय में अघोषित इमरजेंसी, मुझे केशुभाई पटेल जो कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, वो नरेंद्र मोदी के गुजरात में मुख्यमंत्री काल के समय ही कहते थे कि मोदी ने अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी है गुजरात में। अब तो मेरे ख्याल से पूरे देश में अघोषित इमरजेंसी हमें अनुभव हो रही है। ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए, जनता को क्या करना चाहिए, और जनता ये किस दुष्परिणाम, यानी उसके किस पाप के परिणाम भुगत रही है, ये बात अजय जी आपके द्वारा हम इसका विश्लेषण सुनना चाहेंगे। और जनता भी और दर्शक भी इस पर आश लगाए बैठे हैं कि आप जो कहेंगे वो उसको ध्यान से सुनेंगे। अजय जी। नमस्कार हरि भाई, और सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। मैं सबसे पहले जब आपसे बात करूंगा तो ये दिखाना चाहूंगा, ये मोहन भागवत है और क्या कहते हैं ये पढ़ लीजिए। मीम रील और बढ़ाएगी आरएसएस। अभी तक मीम और रील बना रही है ये, और अब इसको और बढ़ाएंगे। पढ़ लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मोहन भागवत कह रहे हैं। मीम और रील कब कह रहे हैं, जब वो भी देख लीजिए कब रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए, तब कह रहे हैं एक ही दिन में 13 लाख करोड़ डूब गए। एक ही दिन में डूब गए। जब भारत का रुपया दुनिया के इतिहास में सबसे बुरी दशा में पहुंच गया, और स्थिति यह है आज वो 93.5 रुपए का $1 हो गया। 93.5, 93.49 रुपए का $1 हो गया। साहब, इस दशा में वो ये देश को संदेश दे रहे हैं। मीम बनाइए, रील बनाइए, वही विपक्ष के लोग हों या तमाम स्वतंत्र लोग जो स्वतंत्र सोच रखते हैं, कार्टूनिस्ट हो, उन सबके सोशल मीडिया अकाउंट भारत सरकार बंद करवा रही है।
भारत सरकार ब्लॉकिंग में लगी है, यूट्यूब चैनल्स के ब्लॉकिंग में लगी है और चीजों के, और ये सब कर रही जी। अब आप कहेंगे चलिए इसकी बात, अब आप इसके बाद देखिए, वो विधायकी छीनने में लगी है। कांग्रेस के विधायक की विधायकी छीनी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है। ठीक है, इस तरह से करके कह रही है। अब आप इसके बाद देखिए, जिस तरह से लगातार इस देश की स्थिति ये है, मैं कई चीजें आज ही के अखबार से दिखा रहा हूं। ये अवांछित गैर कानूनी काम का दबाव था, इसलिए एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया, एमडी कम चेयरमैन। और मैं इसमें जोड़ दूं, अतनु चक्रवर्ती जिन्होंने ये इस्तीफा दिया, और इस्तीफे में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा, जो भी लिखा है, क्यों उनको इस्तीफा देना पड़ा वो खुलकर बोले, ये गुजरात काडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस तरह से करके जब ये सारी चीजें की जा रही हूं, और तब राष्ट्रपति को कोई चिंता नहीं है, वो अयोध्या में जाके राम मंदिर में श्री यंत्र स्थापित करवा रही है। मतलब आप देखिए, हम कहते हैं, दुनिया में कहा जाता है, रोम जल रहा था, नीरू बंसी बजा रहा था। हालांकि बंसी नहीं है, वायलिन बजा रहा था, लेकिन हमारे यहां हिंदुस्तान की भाषा में कहते हैं बंसी बजा रहा था, क्योंकि बंसियार मस्त है, बंसी बजा रहे हैं मस्ती में। वही स्थिति कमोबेश है। कोई जो सर्वोच्च उनके प्रमुख है, वो मीम और रील बनाने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट्स और ये सब बंद करवाने का काम कर रहे हैं, लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का काम कर रहे हैं, और इस तरह की स्थिति है। और जिस तरह के हालात हैं कि लगातार जो हालत बिगड़ रही है, उसके बाद में कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, सुनिए। प्रधानमंत्री इन समस्याओं का समाधान निकालने की बजाय कर क्या रहे हैं वो भी देख लीजिए। 24 घंटे में 5 राष्ट्राध्यक्षों से पीएम की बात। अब आप एक बात बताइए, कोई सुनता भी नहीं है इंटरनेशनल फोरा पर। मतलब यूक्रेन और आप रशिया ये के युद्ध को देखिए, रुकवाने के लिए उन्होंने दूसरी तरफ भी देखिए, मतलब यही मत रुकिए, देखिए इफेक्ट ये कि किस तरह से एलपीजी संकट से सारी मिठास गायब हो गई है, जिंदगी खत्म हो गई है, नौकरियां जा रही हैं। गैस संकट ने साइबर ठगों को नया मौका दे दिया है, साइबर ठगी बढ़ गई है। चाय की दुकानों के पास बिस्किट बेचने की स्थिति नहीं मतलब बन रही है, क्योंकि बिस्किट भी महंगा हो गया है। दुकान में एलपीजी, गैस, कॉक, ये सब सामान, अब आप सोचिए एलपीजी और ये सब चोरी होने लग रहा है। मिठाई के कारखाने बंद हो गए हैं। उधर आप देखिए जिस तरीके से कि लगातार इसकी आंच जिस तरह से आ रही है, सब रोते नजर आ रहे हैं। ये आज के अखबार की बात बता रहा हूं। अब इतनी बुरी स्थिति आपके गुजरात से ही ले लेता हूं, वहीं से बात करूं, क्योंकि वो बेहद जरूरी है, आपके लोग भी जान लें कि हालात क्या है, और उन्हें देख लीजिए कि किस तरह की स्थिति में देश चल रहा है। ये देखिए, खा रहे थे इसीलिए गांव चल दिए। तो सरकार से तंग हो भाई, गांव में फंसे, गैस नहीं था, गुजारे गांव। बच्चे छोटे छोटे हैं, वो पहले भरा था तो चल गया, अब खत्म हो गया, अब जा रहे हैं। गैस महंगा हो गया है, 400 रुपया किलो, इसलिए गांव जा रहे हैं। तो ये सब लोग हम इधर नीचे पूरे 10 लोग भाई। आप लोग क्यों जा रहे हो? वही बात है भाई, गैस महंगा हो गया तो किधर से क्या करेगा, लकड़ी पर बनाने देगा नहीं, कोई चीज का व्यवस्था तो चाहिए ना। होटल में कितना खाएंगे, 100 रुपया होटल में खाना लगता है, 100 रुपये में भी पेट नहीं भरता है। पेट नहीं भरता, क्या करेंगे, प्रदेश में रहने का कोई मतलब नहीं है सर। 5,000 के बाटला मिल रहा है, क्या करोगे, आज मजबूरी में घर जाना पड़ेगा ना। गैस नहीं है, गैस अच्छी समस्या से खाना किस में खाएं। अभी खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है तो गांव में जाके लकड़ी से तो बना सकते हैं, यहाँ पे कोई बनाने दे नहीं रहा है। 5,000 मांग रहा है बाटले का, तो
ब्लैक में दे रहा है तो कहाँ से दें पैसे? अब क्या करे? ये आपके गुजरात के हाल है। मतलब आत्महत्या करने को लोग मजबूर हो रहे हैं। आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये स्थिति है। मैं अभी सुबह से निकला हुआ था चंडीगढ़ जैसे प्लांट सिटी में, जो यूनियन टेरिटरी है, सीधे नरेंद्र मोदी यहां के अफसरों की उनके साइन से पोस्टिंग होती है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अंडर में है। मैं गया था और स्थिति आप देखिए। मैं एक बहुत अच्छा यहाँ पंजाबी 2020 रेस्टोरेंट है, बहुत पुराना है, आप डालेंगे गूगल पे आ जाएगा। और वहां मैं गया तो उन्होंने बेचारों ने मेरे लिए चाय बनवाई और वो तो मैंने कहा यार बड़ा सूना सूना दिखाई दे रहा है। उनके यहां लाइन लगी रहती थी सीट के लिए, खाली नहीं होता था। अब वो कहें भाई साहब असल में 50% तो आइटम हमने बनाने ही इस समय बंद कर दिए। हमने क्यों? क्या असल में रोजाना करीब 15 सिलेंडर लगते थे, बड़े वाले सिलेंडर कमर्शियल है, तो अब मिल ही नहीं पा रहे हैं। और मैक्सिमम जो हम अरेंज कर पा रहे हैं वो 3 कर पा रहे हैं, 2 कर पा रहे हैं, 3 कर पा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने कहा तब कैसे? तो कहें संकट तो और भी बढ़ रहा है। आज अभी वही कहें 2 लोगों के पास गए, कहीं सिलेंडर अभी तक अरेंज नहीं हुआ है, अब करें क्या? तो हमने कहा फिर? तो उन्होंने कहा वही स्थिति है, सोच रहे हैं कि जो ये कोयले वाली वो होती है भट्टी, उसका कुछ देखें इंतजाम, उससे और आइटम बिल्कुल खत्म कर देंगे। अब सिर्फ जो है खाने का रखेंगे, रोटी और दाल चावल और इसका, क्योंकि इससे ज्यादा फिर अब करने की हालत नहीं है। और ये स्थिति में अभी हाल ही में उन्होंने अपने रेस्टोरेंट को रिनोवेट कराया था, तो काफी पैसा लगाया था। अब वो इस स्थिति में मैं मतलब उनको सुन रहा था और मुझे वो चाय अपने गले से नीचे नहीं उतर रही थी। अब आप एक चीज देखिए, ये दर्द था, क्यों है? वजह भाई देखिए, दुनिया में संकट है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन किन देशों में संकट नहीं है? जो देश या तो तटस्थ रहे या जिन्होंने उसका साथ दे दिया ईरान का। आपने क्या किया? आप तो तटस्थ रहे ही नहीं, झूठ बोलते हैं। आप तो जाके इजराइल के साथ खड़े हो गए, आप जाके अमेरिका के साथ खड़े हो गए, आप सऊदी के उन देशों के साथ खड़े हो रहे हैं जो देश उसके दुश्मन के तौर पे दिखाई दे रहे हैं, जहां वो हमला कर रहा। आपको यहां पर भी तटस्थता दिखानी चाहिए थी। यदि आप एक कॉल इजराइल को करते हैं, एक कॉल आप यदि यूएई को करते हैं, तो एक कॉल आपको ईरान को भी करनी चाहिए। उसे भी कहना चाहिए आपके ये लीडर मार दिए गए, आपका ये हो गया, आपका वो हो गया, इसके लिए हमें दुख है। भाई सबको दुख, मरने वाला जो भी हो, दुख तो सबके लिए होना चाहिए। खुद श्रद्धांजलि तक नहीं दी, श्रद्धांजलि तक नहीं दी खामनेई को। मैं यही कह रहा हूं। और उसके बाद में जो आपके देश में आपके भरोसे से वो उनका जो देना आया था युद्धपोत, वो निहत्था आया था, क्योंकि आपने अपने यहां रिहर्सल के लिए बुलाया था। वो निहत्था आया था, आपके राष्ट्रपति को सलामी दे के जा रहा था, आपने मुखबिरी करके उसको मरवा दिया। सोचिए, आप गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं, फिर आपको कौन साथ देगा भाई? फिर भी उसने दया दिखाई है ईरान, उसके बाद भी दया दिखाई, और उसने कहा कि भारत की जनता बहुत प्यारी है, वो हमें भी प्यार करती है, इसके लिए हम ये 2 रिलीज कर रहे हैं। और 2 उसने भेज दिए। अब 22 आपके खड़े हैं, अब 22 आ जाए, वो भी आराम से आ जाते। उसने कहा अमेरिका के कहे पे आपने हमारे 3 अवैध तौर पे टैंकर रोक रखे मुंबई में। हाँ, जिसका कोई युद्ध से लेना देना नहीं था, आपने क्यों रोक रखे? वो छोड़िए,
नहीं साहब, अमेरिका की हम चाटुकारिता करेंगे, हम तटस्थ ही नहीं, असल में झूठ बोलता है प्रधानमंत्री। तो जब झूठ बोलता हो नरेंद्र मोदी, तो आप क्या करेंगे? आज यही स्थिति है। इस देश को उस जगह लाके खड़ा कर दिया है कि आपको भिखारी बना के मरने के लिए मजबूर कर दे। यह प्रधानमंत्री है आपका। मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, ये इस देश के लोगों की गलती है। नरेंद्र मोदी की मैं फिर भी गलती नहीं मानता हूं। इस देश के इन मूर्खों की गलती है, जिन्होंने उसे वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया। हर कोई जानता है बीजेपी कौन है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, कांग्रेस लड़ रही थी इस बात के लिए कि नहीं, हमारे देश के लोग मरने के लिए नहीं है, हम क्यों मरने दें, हमारे देश के लोग नहीं लड़ेंगे, हमारी सेना नहीं लड़ेगी, हमें इसके लिए लड़ना है, हम शांति से रहना चाहते हैं, हमारे सारे लोग शांति से रहें, उसको ना हो। तब जब हमें युद्ध में जबरदस्ती अंग्रेज झोंक रहे थे, तब यही बीजेपी वाले, तब आरएसएस और हिंदू महासभा के रूप में क्या कह रहे थे? नहीं, सेना में भर्ती हो, जाओ लड़ो जाके वहां, और हमको हमारे लोगों की जान लेके अमेरिका और इंग्लैंड की सत्ता के लिए काम कर रहे थे। जो इतने बड़े गुनहगार, आपने उन्हें देशभक्त समझ लिया, उन्हें अपना हितैषी समझ लिया, जिन्होंने लूट लूट के, चोरी करके, डाके डाल के आपकी संपत्तियां कब्जा की, जो सबसे बड़े भ्रष्ट हैं, उनको आपने सत्ता सौंपी, और जो आपके लिए ईमानदारी से काम कर रहे थे। हो सकती, देखिए हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, थोड़ी बहुत कमियां सब में होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम खुद भगवान नहीं बन जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया? उस कांग्रेस को गाली दी, जिस कांग्रेस ने हमारे बनाने के लिए हमसे समझौता नहीं किया। उसने अपनी देश की जनता, अपने देश के लोगों के लिए सब कुछ किया। उसने इस देश के छोटे से छोटे व्यक्ति को ऊपर उठा के ले आने के लिए काम किया। उसी के बदौलत ये अंबानी, ये अडानी, ये सब की जीवन की शुरुआत हो सकी। आज नरेंद्र मोदी ने उन सबको लुटेरा बनाया और खुद सबसे बड़े लुटेरे बन गए, लुटेरों के सरगना। तो आज ये काम चल रहा है, आज लूटने का काम चल रहा है। हम लूटेंगे, हम लूटेंगे तो राष्ट्रवाद है, और कोई थोड़ी सी गलती कर देगा तो साहब वो तो बहुत बड़ा भ्रष्ट है, दुश्मन है, न जाने क्या क्या। तो जब ये इस देश ने अमृतकाल ये चुना, उसे मंदिर चाहिए था, उसे अपने बच्चों का भविष्य नहीं चाहिए, उसे अपने परिवार को नहीं चाहिए, उसको शिक्षा नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। तो भैया आपको जब यही चुनना था, तो किसी भी गोबर को, तो आपने एक गोबर चुन लिया, और वो गोबर पहले गुजरात को बर्बाद करके गया, अब जो है देश को बर्बाद कर रहा है। तो साहब खुश हो लीजिए, ताली बजा लीजिए। आपके चक्कर में हमारे जैसे लोग, निर्दोष लोग भी पिस रहे हैं। हालांकि जो स्थितियां हैं वो आप देखिए, सारे कालाबाजारी, जिस समय शेयर मार्केट का मैंने इसीलिए दिखाया, जिस समय सारी शेयर पिट रहे थे, मर रहे थे, सबका लूट रहा था, अडानी को नरेंद्र मोदी फायदा दे करके उनके शेयर बढ़वा रहे थे, और अडानी को सौंपवा दिया वो जेपी इंडस्ट्रीज का, जेपी एसोसिएट्स का वो प्रोजेक्ट अडानी को 14,500 करोड़ में दे दिया। और जो 16,500 करोड़ दे रहे थे आपके गुजरात से ही वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल, तो साहब उनको नहीं दिया। हालांकि वो भी नहीं के, लेकिन उनको नहीं दिया, क्योंकि अडानी ही इनका, अडानी ही मोदी है, मोदी ही अडानी है। तो इस तरह से इन्होंने जो एक करप्ट प्रैक्टिस शुरू की, आज पूरा देश बर्बाद हो रहा है। ये लोग जो इन्हीं के वोटर हैं, जाके वोट डाल रहे थे। याद करिए बिहार में चुनाव था, ट्रेनों में लाद लाद के, बसों में लाद लाद के ले जाए गए थे, और इन सब से वोट डलवाए गए थे सरकार बनाने के लिए।
आज ये स्थिति है, ये रोटी के लिए अपनी बिहार से भाग के जा रहे हैं कि साहब अब क्या करें, हमारे पास कोई चारा नहीं। सोचिए आप, कब आदमी इस तरह जाता है। ये हालत कभी कोरोना में जा रहे थे लोग, आज इस दौर में जा रहे हैं। ये हालत कर दी है। जब ये हालत कर दी हो तो याद आता है, तो आज देश को इन्होंने बर्बाद किया है। और यही नहीं बर्बाद किया है, भारत की शिक्षा बर्बाद की, भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद की, आप देखिए। और इसके अलावा एक समय होता था शेयर मार्केट नीचे जाती थी तो सोना चांदी ऊपर उठता था। आज सोना चांदी भी नीचे जा रहा है, वो भी जा रहा है। यानी कितनी बुरी स्थिति है। आदमी के पास यह स्थिति नहीं, आदमी कह रहा भाई किसी तरह से पैसा बचे। अब आप सोचिए, आज एक समय में बढ़ने के लिए आदमी परेशान होता था, आज अपना बचाने के लिए परेशान। तो जब इस दशा में ला के देश को खड़ा कर दिया है, कैसे हम बचे, कैसे हमारे बच्चे बचे, कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा बचे, कैसे जो हालात है दुनिया में भारतीयों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। किसके लिए? क्या नरेंद्र मोदी एक शब्द बोल पाते हैं? नहीं बोल पाते। आते ही उस समय सरेंडर कर जाते हैं। अमेरिका भारतीयों को एलियन बताता है और वो हमें एलियन कह रहा होता है। हमारी सरकार एक शब्द नहीं बोलती, लेकिन आरएसएस के लिए एक शब्द बोल दिया जाता है तो विदेश मंत्रालय तुरंत एक्शन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के लोगों को मीम बनाने हैं, रील बनानी है। और ये शिक्षा कौन दे रहा है? मोहन भागवत दे रहे हैं। मोहन भागवत दे रहे हैं। सही। अब आप समझ लीजिए कि देश को कहां ला खड़ा कर दिया। आने वाले वक्त में इतनी बुरी हालात होने वाले हैं कि कल्पना से परे है। मैं आपसे आज बता रहा हूं, हर तरफ बर्बादी। आप याद करिए, राहुल गांधी ने फरवरी 2025 में अपने घर पे ड्रोन उड़ा के बताया था कि कैसे आने वाला जो समय है, युद्ध जो होंगे, सारी चीजें होंगी वो ड्रोन से होंगी। ड्रोन सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। इसलिए सरकार जो है भारी भारी चीजों पे पैसा खर्च कर रही है, उसकी बजाय इसमें अपने को मजबूत करे। राहुल गांधी ने बताया था कि कैसे एआई के मामले में भारत को मजबूत किया जाए। भारत ने अब तक कुछ किया नहीं है, हवा हवा ही है। किया जाए, नहीं तो ये भारत के युवाओं का रोजगार छीनेगा। राहुल गांधी ने तमाम और बताए थे, नहीं मान रहे थे। संसद में बताया था, नहीं मान रहे थे। अजय जी, राहुल गांधी ने ड्रोन की बात कही, एआई की बात कही। मोदी जी ने ड्रोन बनाने के लिए अदानी को विदेशी कंपनियों के साथ वो समझौता करके वो करा लिया, और एआई का तो समिट करा लिया। वो कितना वो कर रहे हैं। शायद यही बता रहा हूं, राहुल गांधी के एजेंडा पर चल रहे हैं वो। मैं यही कह रहा हूं कि नहीं, लेकिन राहुल गांधी उत्पादकता की बात कर रहे थे। आप एक चीज समझिए, जिस तरह से राहुल गांधी ने समझाया था, यदि उस पे इन्होंने किया होता तो आज समस्या नहीं होती। राहुल गांधी उस आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे। इन्होंने क्या किया? अब कल पहली बार राजनाथ सिंह बोले हैं दिल्ली में, एक जो सेना से संबंधित, सैन्य उद्योग से संबंधित कार्यशाला थी, उसमें कि अब हमें ड्रोन बनाने के क्षेत्र में युद्ध के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा। अरे भाई, एआई में अभी तक कुछ हुआ है? कहीं आप देख लिए हिंदुस्तान में? कुछ नहीं हुआ। हम विदेशी उन पर डिपेंड। राहुल गांधी ने कहा था अपना सब डेवलप करो, लेकिन नहीं, हमने तो अपना डेटा तक बेच दिया। अब आप ये सोचिए, अंत में आप राहुल गांधी पे आते हैं, लेकिन जब तक आते हैं तब तक देश का बड़ा बेड़ा गर्क हो चुका होता है। जैसे कोरोना में 65 लाख लोग मर गए, उसी तरीके के किस्से हैं। तो आप देखिए, देश को चलाता कौन है? किसी भी देश को उसकी उत्पादक शक्ति चलाती है। देश में मेन सवाल ये उठता है कि अगर उत्पादक शक्ति देश को कुछ दे रही है, भोजन देती है, औजार देती है, ये इमारतें देती है, तो उस शक्ति को अपने खून पसीने के लिए देश क्या देता है? मेरा लक्ष्य है कि उस उत्पादक शक्ति को हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट और हिस्सेदारी मिले। अब आप देखिए, एक व्यक्ति का ये विजन,
देश के लिए विजन है। नरेंद्र मोदी का क्या? ये तो कहेंगे ना, हम 82 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं। वही तो बता रहा हूं, उत्पादकता नहीं, भिखारी बनाना। और भिखारी क्या होगा? इसी तरह मरेगा, भागेगा। तो आप ये समझ लीजिए, इन्होंने देश का ये बेड़ा गर्क किया है। अब भी लोग नहीं समझते हैं तो भाई ठीक है, मरिए आप, कल मरते हैं आज मरिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके लिए हमारे मन में श्रद्धा भी नहीं रह गई है, क्योंकि आपके कर्मों के कारण पूरा देश मर रहा है, पूरा देश संकट में फंस गया है। इस देश के वो 24-25 करोड़ लोग जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, वो गुनहगार है, सबसे बड़े देश के गुनहगार हैं। 144 बीजेपी को तो बहुमत दिया नहीं है, बीजेपी ने तो मैनेज किया। मैं यही कह रहा हूं, चाहे जितना मैनेज किया हो, मैं तो ये कह रहा हूं 25 करोड़ ने तो, आप एक चीज देखिए, इस देश में 25 करोड़ दे रहे हैं, तो अभी भी इस देश के 75 करोड़ तो जो है करीब बाकी हैं। वो 75 करोड़ लोग जो 80 करोड़ की आसपास की हमारी वोटर लिस्ट है, यदि 80 करोड़ में बाकी लोग यदि एक तरफ खड़े होकर के सच्चाई में कांग्रेस को जिता करके लेके आ जाए, तो शायद 80% समस्याओं का समाधान हो जाए, 80% का। और ये कोई हवा की बात नहीं है, हम देख रहे हैं 1947 से देखिए, समाधान ही किया, इस देश को रोजगार भी दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया, सब कुछ दिया। 2014 तक सब कुछ देश में होने लगा। आज सब कुछ सिर्फ बेचा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। तो ये अमृत काल चल रहा है, और उस अमृत काल में बाकी सभी समृत को पी के मर रहे हैं जी। तो इसका मतलब आपने जैसे कहा कि लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, अब वो जिम्मेवारी उनको लेना होगा। नहीं और हरि भाई, अब सोचें, यदि अभी भी नहीं वो समझ के आ रहे हैं, उन्हें अपने स्वार्थ के आगे, अपने बच्चे, अपने देश, अपने समाज, अपने किसी के भाग्य, वो नहीं भविष्य के बारे में सोच पा रहे हैं और नहीं जा रहे हैं कांग्रेस के साथ, तो वो अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे। अब कांग्रेस से शिकायत करने का मौका नहीं है, अब कांग्रेस के साथ ही खड़े होने का मौका है, क्योंकि जैसी भी है वो कांग्रेस इनसे लाख गुना अच्छी है। तो इसलिए अब एकमात्र विकल्प है हमारे पास, देश समाज सबको बचाने के लिए, बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, कांग्रेस राहुल गांधी, कांग्रेस राहुल गांधी। मगर अजय जी, मोदी जी तो ये कहा करते हैं कि कांग्रेस भ्रष्ट है, और कांग्रेस से लोगों को ले लेकर भाजपा में भर रहे हैं, भाजपा को कांग्रेस युक्त करके सत्ता हथिया रहे हैं हर एक राज्य में। अब तो पूरे देश के राज्यों में वो भाजपाई सरकारें बनेंगी, ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। इसका इलाज क्या? हरि भाई, इसका इलाज वो मक्कार देश की जनता है जो वोट बीजेपी को दे के आ रही है। इसका इलाज इस देश के लोग जब सोचेंगे। मैंने फिर क्या कहा, कितने लोग वोट दे रहे हैं? 24 करोड़ ना, 80 करोड़ वोटर हैं, 80 में से 24 घटा दीजिए। तो यदि वही सही सोच लें और एक तरफ खड़े हो जाए, छोड़ दीजिए बीजेपी वालों को, देने दीजिए बीजेपी को, आप सुधर के खड़े होइए। और फिर दूसरी बात, बीजेपी के लोग नहीं मर रहे, वो भी तो परेशान, उन्हें सोचना चाहिए, नहीं सोच रहे। तो अब इसका मैं कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि यदि इस देश की जनता को इतनी समझ नहीं है तो उसको किसी सवाल के जवाब देने का कोई फायदा नहीं है, और मैं नहीं देना चाहूंगा जी। मेरे ख्याल से हमने एक सीरीज करी थी डीप स्टेट वाली जी। मोदी जी का इस ओहदे पर आना, आप देखिए एक मिनट हरि भाई, आप देखिए, हम लोगों ने इस पूरे संकट के आने के पहले करी थी और बताया था कि नरेंद्र मोदी किस तरह इजराइल और ये यहूदियों और डीप स्टेट के जाल के उपज है।
आज साबित हो गया ना, साबित हुआ ना वो। साबित हो गया। तो यही मैं कह रहा हूं, अब ये इस देश की जनता को देखने की जरूरत है। नहीं देख रही है, समझ रही है, तो हम क्या करें? मरिए भाई, आपके साथ हमारा भी परिवार मर जाएगा। जी जी। अजय जी, आपने 100 टच के सोने की बात कही है आज, और मेरे ख्याल से लोगों को सोचना पड़ेगा और भाजपाइयों को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता मरेगी तो उनको भी साथ साथ मरना होगा। गैस की जो अभी जो जिस प्रकार से गैस नहीं मिल रहा है, ऑयल महंगाई बढ़ रही है। गैस एक छोटी समस्या है, गैस के साथ साथ और इतनी समस्याएं पैदा हो रही हैं कि जो अभी देखेगा अराजकता का माहौल सरेआम होगा। सही बात है। और इसलिए मोदी जी जैन जी से घबराते हैं। जैन जी यदि उठ खड़ा हुआ तो नेपाल में जिस प्रकार से सत्ता परिवर्तन हुआ, बांग्लादेश में जिस प्रकार से सत्ता परिवर्तन हुआ, भारत में भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। आज आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देश की जनता इस पर सोचे, इतना ही हम आग्रह करते हैं। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ नए एपिसोड में। नमस्कार।